भारी बारिश से मुंबई बेहाल। भूस्खलन होने के कारण दीवार ढहने से दो अलग अलग हादसों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। जलभराव होने के कारण सड़क और लोकल रेल सेवाएं प्रभावित। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसों पर संवेदना व्यक्त की। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सभी दलों के साथ सरकार की सर्वदलीय बैठक आज। सरकार बैठक के सत्र के दौरान विधायी एजेंडे की देगी जानकारी। साथ ही सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर होगा विचार। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान तेजी से जारी। टीकाकरण का आंकड़ा 40 करोड़ 49 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 41,157 नए मामले दर्ज। रिकवरी दर हुई 97.31%। मिजोरम और मणिपुर में आज से लगा लॉकडाउन। यूरोप में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 160 के पार। पश्चिमी जर्मनी में हुई बाढ़ से सबसे अधिक तबाही। आपातकालीन सेवाएं मलबा हटाने में जुटी। ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल पहुंचा टोक्यो। पहले दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य शामिल। भारत श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। शिखर धवन की अगुवाई में युवा खिलाड़ी उतरेंगे मैदान पर। चौहत्तरवां कांस फिल्म समारोह हुआ संपन्न। पुरस्कारों की हुई घोषणा। टिटिन को पाल्मे डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया। सी लैंड्री जोन्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और नॉर्वे की रेनेट रिंसवे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। मुंबई और उससे सटे उपनगरीय इलाकों में देर रात हुई भारी बारिश के बाद शहर का यातायात पूरी तरह से प्रभावित होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई लोकल रेल की सेवाएं जहां एक ओर प्रभावित हुई हैं, वहीं सड़कों पर जलजमाव होने की वजह से सड़क यातायात पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मुंबई और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। स्थिति को देखते हुए सभी एजेंसीज को अलर्ट पर रखा गया है और एनडीआरएफ की टीम पहले ही स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग की तरफ से जहां पहले मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था, वहीं अब इसे रविवार और सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। और मुंबई में लगातार बारिश के चलते चेंबूर के वाशी नाका में भूस्खलन के कारण कुछ झुग्गियों पर दीवार गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। एनडीआरएफ, बीएमसी और अग्निशमन कर्मी तलाश और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। और वहीं मुंबई के विक्रोली इलाके में एक ग्राउंड+1 आवासीय इमारत ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। तो भूस्खलन होने के कारण और दीवार ढहने के कारण इस तरह के हादसे हुए हैं, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई है। बचाव और राहत कार्य जारी है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में हुई घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में भारी वर्षा के कारण हुए हादसों में कई लोगों के हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और राहत व बचाव कार्य में पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने से मरने वालों के लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पीड़ितों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने से लोगों की मौत से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द स्वस्थ हों। मुंबई में दीवार गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि मुंबई के चेंबूर में हुए हादसे की हृदय विदारक सूचना से स्तब्ध हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी इस अपूरणीय क्षति पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और संसद का मानसून सत्र सोमवार 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार आज सभी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक कर रही है, जिसमें सत्र के दौरान सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देगी। इसके साथ ही सभी दलों से संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सहयोग भी मांगा जाएगा। दोपहर बाद 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। बीजेपी और एनडीए नेताओं को भी संसद सत्र की रणनीति तय करने को लेकर आज अहम बैठक है। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र ये 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें प्रस्तावित है। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयासों से आज देश भर में 41,157 नए मामले ही सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 42,004 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.31% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,22,660 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 518 लोगों की मौत हुई है। और भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 40,49,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 51,01,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 19,36,709 नमूनों की जांच की गई। वहीं कल तक कुल 44,39,58,663 नमूने की जांच की जा चुकी है। और उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में आज से 10 दिनों का पूर्ण कर्फ्यू लागू हो गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की थी। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी संस्थान बंद रहेंगे। टीकाकरण और कोरोना जांच के अलावा लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया था। और मिजोरम में भी आज से 24 जुलाई मध्य रात्रि तक के लिए सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 7 दिनों का यह पूर्ण लॉकडाउन आइजॉल नगर निगम इलाके में लागू होगा। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के कार्यालय और निजी कंपनियों को बंद रखा जाएगा और केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक और डाकघर न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के साथ खुलेंगे। बाजार बंद रहेंगे। पूजा स्थल, शिक्षा संस्थान, सार्वजनिक उद्यान, पिकनिक स्थल, थिएटर, जिम्नेजियम, सामुदायिक भवन, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स भी बंद रहेंगे। और केरल सरकार ने बकरीद के मद्देनजर साप्ताहिक लॉकडाउन में 3 दिनों की छूट देने का फैसला किया है। 18, 19 और 20 जुलाई को लॉकडाउन से आम लोगों को छूट मिलेगी। ए, बी और सी श्रेणियों में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों के अलावा कपड़े की दुकानें, जूते की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैंसी दुकानें और आभूषण की दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और बात कर लेते हैं पानी की एक एक बूंद बचाने की। जल ही जीवन है, इस बात को हम सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन इस जल रूपी जीवन को संजोकर और संभाल कर रखना सबसे बड़ी चुनौती है।
बारिश के पानी का साल भर इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जवानों की शक्ति बढ़ाने के क्षेत्र में कार्यरत गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जल शक्ति का महत्व भी जानता है। बारिश के मौसम में पानी को संग्रहित करने के लिए यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को खास तरह से डिजाइन किया गया है। बिल्डिंग के भूगर्भ में बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं, जहां छतों से गिरने वाला पानी संग्रहित होता है। विश्वविद्यालय की हर बिल्डिंग में 7 लाख लीटर के टैंक लगाए गए हैं। साथ ही कैंपस में ही बड़े बड़े कैनाल भी बनाए गए हैं, जहां पानी को संरक्षित किया जाता है। ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, सो हमारी ये कोशिश है कि जो रेन हार्वेस्टिंग है और जो नेचुरल पानी है रेन के थ्रू जो आता है हमारे पास, उसके थ्रू हम लैंड का वाटर उसको रिचार्ज करें। हमारे पास 4 वाटर बॉडीज़ हैं बड़ी वाली, और हमारे पास हर बिल्डिंग के ऊपर जो रेन का जो पानी होता है, बारिश का पानी, वो इकट्ठा होकर हमारे पास 4 बड़े टैंक हैं 7 लाख लीटर की कैपेसिटी के। उसमें हम पानी को इकट्ठा करते हैं और पूरे साल हम उस पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारी 4 बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें पूरा रेन का जो सरफेस वाटर होता है वो सारा हम उसमें इकट्ठा करते हैं, जिससे कि लैंड का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर आए। जब बड़े बड़े अभी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें तो शायद हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने में और सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपने पूरे पर्यावरण को ले जाने में बहुत मदद कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी द्वारा न केवल इस पानी का संग्रह किया जाता है, बल्कि रोजाना के कई कार्यों में इस पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है। बारिश के पानी का ज्यादा से ज्यादा संग्रह किया जाए और उसका सदुपयोग हो, यही इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। साथ ही विश्वविद्यालय आम लोगों से भी जल बचाने की अपील करता है। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुंदेलखंड का इलाका पानी की कमी के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन बुंदेलखंड के बांदा जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां पानी की कोई समस्या नहीं है और यहां के लोग पूरे बुंदेलखंड के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। खुद से ही जल संरक्षण के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है जो दूसरों के लिए नजीर बना हुआ है। जलग्राम नाम से जाने जाने वाले इस गांव का नाम जखनी है, जो बांदा जिले के महुआ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर इस गांव में पानी ही पानी है। जखनी गांव में सभी कुएं तालाबों में पानी है। साथ ही गांव में कोई ऐसा हैंडपंप नहीं है जहां पानी ना आता हो। लगभग 7-8 साल पहले जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यहाँ के एक समाज सेवी उमाशंकर पांडे ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक सामाजिक संस्था बनाई और लोगों को पानी संरक्षण के लिए प्रेरित किया। बारिश के पानी व गांव के घरों से निकलने वाले और हैंडपंपों से नालियों में बहने वाले पानी को बर्बाद न किया जाए, इसके लिए उन्होंने इस पानी को खेतों की तरफ मोड़ दिया। इससे लोगों के खेतों में सब्जियों का उत्पादन हुआ और आज यहाँ के लोग सब्जियों का उत्पादन करके पैसे भी कमा रहे हैं। जल संरक्षण का प्रयास ही सामूहिक प्रयास है। बगैर किसी सरकार के अनुदान के लोगों ने अपने खेत में मेड़ बनाई, मेड़ पर पेड़ लगाया। वर्षा की जो एक खास बात यह है, पानी के संरक्षण के लिए जो हमारे पुरखों की पद्धति है कि वर्षा बूंदे जहाँ पर गिरे वहीं पर रोका जाए। तो ये जहाँ पानी गिरे आप उसी पर रोक लीजिए, और जहाँ हम पानी बनाया नहीं जा सकता केवल बचाया जा सकता है। वहीं यहाँ पूरे गांव में खेतों में मेड़बंदी कराई गई, जिससे वर्षा का पानी बरसात के समय काफी मात्रा में खेतों में जमा हो जाता है, जो भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने में काफी सहायक होता है। वहीं वर्षा का पानी जो खेतों में बहता है उसे तालाबों में संरक्षित कर लिया जाता है, जिससे साल भर मवेशियों के पीने के लिए पानी मुहैया होता है। ये पानी जो है, ये मान के चलिए कि इसका मतलब दुरुपयोग नहीं किया जाता, पानी को संचय किया जाता है। यहाँ मेन बिंदु मेड़बंदी है। मेड़बंदी में लोगों को हमने प्रेरित किया कि आप अपने खेतों की मेड़बंदी कराइए और पानी रोकिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में पानी की ही लड़ाई है। पहले सर समस्या थी, जब मेड़बंदी नहीं हुआ करती थी उस समय पुराने ज़माने में, इसका जो पानी रहता था खेतों का सब वेस्ट बाहर भग जाया करता था। जब से हम लोगों ने मेड़बंदी चालू की और पानी मतलब रुकने लगा, तो उसका अच्छे प्रभाव हमारे सामने आए। जल संरक्षण के कारण यहाँ के लोग खेती किसानी में अच्छी पैदावार करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। वहीं कुछ तालाबों में मछली पालन का काम भी हो रहा है। यहाँ की मिसाल देखकर इलाके के कई गांवों में लोग परंपरागत तरीके से जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। हम लोग
मेड़बंदी करे हैं। मैंने 65 बीघे में अपने खुद की पिछली साल भी मेड़बंदी कराई थी, वो जो बैठ गई थी, तो मैंने नई मेड़बंदी कराई है। और जो भी मैंने तालाब बना रखा है 5 बीघे का। बांदा का जखनी गांव लोगों की सोच और मेहनत के चलते आज जल संरक्षण का मॉडल गांव बन गया है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या से निजात के लिए ऐसे कदम एक मिसाल की तरह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। यूरोप में विनाशकारी बाढ़ से कम 165 लोगों की जान चली गई है। बाढ़ से ज़्यादातर तबाही पश्चिमी जर्मनी में हुई है, जहां आपातकालीन सेवाएं अभी भी मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। पड़ोसी देश बेल्जियम में सरकार ने 20 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। बेल्जियम में 10 में से 4 प्रांतों में बचाव कार्य और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना को लगाया गया है। स्विट्जरलैंड में रात भर भारी बारिश के बाद झीलें और नदियां उफान पर हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में 2 दिनों में ही इतनी बारिश हो गई है जितना 2 महीने में होती है। हालांकि कल बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है और जल स्तर में कमी आई है। और दुनिया भर में 19 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग अभी तक कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 17 करोड़ 37 लाख से ऊपर है। घातक वायरस ने विश्व स्तर पर 40 लाख 98 हजार से अधिक लोगों की जान ली है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 49 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों के का आंकड़ा 6 लाख 24 हजार से अधिक हो गया है। और खबर ब्रिटेन से। ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अपने स्वास्थ्य के बारे में बोलते हुए जाविद ने खुद बताया कि उन्हें हल्के लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि वे आश्वस्त हैं कि वे कोविड के टीकों की दोनों खुराक ले चुके हैं। जाविद ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद कल से सभी प्रतिबंधों में ढील देने की योजना का समर्थन किया है। ब्रिटेन कोरोना की नई लहर का सामना कर रहा है, लेकिन जॉनसन और जाविद का दावा है कि वैक्सीन अभियान की वजह से ही मृत्यु दर काफी कम है। और दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अधिकारियों ने फिर से रात के लॉकडाउन की घोषणा की है। देश में रेस्तरां और समुद्र तट व्यवसायों को रात के दौरान बंद रखने का आदेश दिया गया है। फ्रांस में अब तक कोविड-19 के 58,55,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और इस महामारी के कारण 1,11,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। और मक्का में वार्षिक हज की शुरुआत के लिए शनिवार से हज यात्रियों का आना शुरू हो गया है। हज यात्री आज मीना वादी में ठहरेंगे। सऊदी अरब ने कोविड-19 महामारी के कारण लगातार दूसरे वर्ष अपने स्वयं के नागरिकों और वहां रह रहे विदेशी नागरिकों तक ही हज को सीमित रखा है। इस बार अधिकतम ऐसे 60,000 लोग ही हज की सादत हासिल कर रहे हैं जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है। कोविड-19 महामारी से पहले लगभग 2.5 मिलियन यानी 25 लाख हज यात्री सप्ताह भर चलने वाले हज और साल भर चलने वाले उम्रा तीर्थ यात्रा के लिए मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों का दौरा करते थे। और बात ओलंपिक्स और भारत के उसके अभियान की। ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल टोक्यो पहुंच गया है। पहले दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिनमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य हैं। दल में तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन से जुड़े खिलाड़ी और सहयोगी सदस्य शामिल हैं। इस दल में पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का पहला जत्था 88 खिलाड़ियों और अधिकारियों का टोक्यो पहुंच चुका है और इस अभियान की शुरुआत की जा चुकी है।
आप भी चीयर फॉर इंडिया अभियान से जुड़िए और भारतीय टीम का, भारतीय एथलीट्स का, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाइए। और बात क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच आज से 3 वनडे मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज के लिए शिखर धवन को टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई है। भारतीय टीम में भले ही कोई स्टार खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उसके युवा खिलाड़ी T20 विश्व कप में जगह बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को बेताब हैं। श्रीलंकाई टीम में कोरोना के कुछ मामले आने के बाद यह सीरीज 5 दिन देर से शुरू हो रही है। सीरीज में वनडे 3 खेले जाएंगे और इतने ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले जाएंगे। भारतीय टीम में पृथ्वी शॉ, धवन, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ही अंतिम एकादश में उनकी जगह पक्की लग रही है। अन्य स्थानों के लिए हालांकि 1 से अधिक दावेदार हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम की कप्तान दासुन शनाका के हाथों में है। ब्रिटेन दौरे पर बायो बबल का उल्लंघन करने का कारण कुशल मेंडिस और निरोशन डिगबेला पर निलंबन लगा हुआ है, जबकि पूर्व कप्तान कुशल परेरा के चोटिल होने के कारण वो उपलब्ध नहीं है। और शनिवार को 74वें कांस फिल्म समारोह में पुरस्कारों की घोषणा की गई। फ्रांस की निर्देशक जूलिया डुरकोर्नाउ की फिल्म टिटन को पाल्मे डी ओर अवार्ड के विजेता के रूप में घोषित किया गया। 37 वर्षीय डुकोर्नाउ कांस में शीर्ष पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। वहीं अमेरिका के सी लैंड्री जोन्स ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। लैंड्री जोन्स को ऑस्ट्रेलियन फिल्म नाइट्रम में अभिनय के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नॉर्वे की रेनेट रिंसवे को द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। जापान की फिल्म ड्राइव माई कार को सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है। फिल्म को हामागुची रेउस्के ने निर्देशित किया है। और आज भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला कादम्बिनी गांगुली का 160वां जन्म जयंती है। इस अवसर पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें याद किया है और सम्मान जताया है। वो देश की पहली महिला डॉक्टर भी थी। कादम्बिनी गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर, बिहार में हुआ था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का उन्हें गौरव भी प्राप्त है। कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की खराब स्थिति पर भी काफी काम किया था। और उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में और उसके कानपुर देहात जिले में लोगों ने जल संरक्षण की एक अनोखी मिसाल पेश की है। सामूहिक प्रयास से लोगों ने सूखी पड़ी झील को न सिर्फ पानी से लबालब भर दिया, बल्कि इस क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर को भी बढ़ाने में मदद मिली। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में शोभन आश्रम की झील जल संरक्षण के लिए लोगों के बीच एक आदर्श है। एक वक्त था जब यह झील सूखने की कगार पर थी और यहाँ जमीन में पानी का लेवल भी काफी नीचे पहुंच गया था। लेकिन शोभन सरकार की मेहनत से करीब 25 एकड़ में फैली ये झील आज पानी से लबालब भरी हुई है, जिसके चलते इस इलाके में सिंचाई से लेकर भूगर्भ जलस्तर का संकट भी दूर हो चुका है। आसपास जो है पानी की कमी थी, किसानों को बड़े बेचारे गरीब का थे, यहाँ कोई सुविधा थी नहीं, तो पानी की सिंचाई की व्यवस्था जो है भगवान ने ये की कि नदी में ये लिफ्ट कैनाल बनाई और इससे जो है करीब 400-450 बीघे की आगे झील है, इसमें पानी जाता है। तो उससे होके और आगे नहर से 2,500-3 हज़ार बीघे तक जो है किसानों की सिंचाई इससे फ्री होती है, तो इनसे शुल्क नहीं लिया जाता। शोभन आश्रम के आसपास के कई गांवों में भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे चले जाने की वजह से सिंचाई का संकट रहता था। करीब 3 साल पहले शोभन सरकार के नाम से प्रसिद्ध स्वामी विरक्तानंद जी महाराज ने इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाया। सामूहिक प्रयास से पांडु नदी पर बने कैनाल से समतल जमीन को जोड़ा गया, जिसके बाद बारिश का पानी यहाँ जमा होने लगा और धीरे धीरे इसने झील का स्वरूप ले लिया। आज यहाँ पानी की उपलब्धता इतनी रहती है कि यह कभी सूखती नहीं है। ये झील लगभग 500-550-600 बीघा में इकट्ठा है, खुदाई गई है सरकार के द्वारा। यहाँ एक नदी है, पांडु नदी से कहते हैं, तो वहाँ लिफ्ट कैनाल लगवाई गई है। लिफ्ट कैनाल से पानी नाले के द्वारा आकर झील में एकत्र किया जाता है, जिससे अगल बगल के जितने 10-15-20 गाँव हैं उनको इस पानी से सिंचाई की जाती है। किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलती है।
तो यहाँ से इसलिए आम जनमानस अमन चैन की ज़िंदगी काट रहा है। झील का बहुत बड़ा योगदान है हमारे क्षेत्र के, हमारे आसपास के गाँव की प्रगति में। इस झील के बनने से शोभन आश्रम के आसपास का पूरा क्षेत्र पहले की तरह खुशहाल हो गया है। अब यहाँ खेतों में सिंचाई के लिए भी पंपिंग सेट के जरिए पानी आसानी से मिल जाता है। करीब 30-40 गांवों को यहाँ इस पानी से लाभ मिला है। जब से शोभन सरकार ने इस झील को बनवाया है तब से हमारी आय दोगुनी हो गई है और हमारे पास भी करीब 15-20 बीघे ज़मीन है जो कि इस पानी से सिंचित होती है और इस पानी से आय भी बढ़ी और लोगों का मतलब जो है मनोबल बहुत ही ऊंचा हुआ। जल है तो कल है, पानी को बचाना है क्योंकि ये जीवन का आधार है। अगर बारिश के पानी को अच्छे से सहेजा जाए तो भूगर्भ जलस्तर में काफी सुधार संभव है। इससे लोगों को भविष्य में पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। कानपुर से देवेश सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बुलेटिन में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।